जय हिंद फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं। दोस्तों ये कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चनों को चुना है। और ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले 5 साल से लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये। वीडियो पूरी देखने पर 6 अंक वाले प्रश्न पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पूरी देखना। वीडियो पूरी देखने में आपका कुछ नहीं जाता है, आराम से आप वीडियो पूरी देखना। देखिए दोस्तों, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? इटली के एकीकरण का वर्णन विस्तार से कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इटली के एकीकरण का जो वर्णन हमें करना है वो विस्तार से करना है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, लगातार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को चुना है। चलिए देखते हैं आंसर, उत्तर हमारा क्या है। इटली का एकीकरण आधुनिक यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। आधुनिक यूरोप के इतिहास की क्या है दोस्तों? एक महत्वपूर्ण घटना है। इटली की एकता को स्थापित करने के लिए अनेक देशभक्तों ने उल्लेखनीय उल्लेखनीय प्रयत्न किए। उल्लेखनीय, यहाँ पर उल्लेखनीय लिखा है दोस्तों, या यहाँ पर लिखा है प्रयत्न किए। उसके बाद क्या है? इन देशभक्तों में 4 नेताओं, कौन कौन से नेता थे? मेस्सीनी, गैरीबाल्डी, काबूर तथा विक्टर इमैनुअल को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इनको सर्वोच्च स्थान क्या है? प्राप्त है। इन 4 नेताओं को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उसके बाद क्या है? इन महान देशभक्तों को इटली को स्वतंत्र इटली राष्ट्र बनाने में भारी योगदान रहा है। इन महान देशभक्तों का इटली को स्वतंत्र इटली राष्ट्र बनाने में भारी योगदान रहा है। क्या रहा है? भारी योगदान रहा है। उसके बाद देखिए क्या है? इटली के एकीकरण के इतिहास को निम्नलिखित सोपान में वर्गीकृत किया गया है। इटली के जो एकीकरण के इतिहास को क्या किया गया है? निम्नलिखित सोपानों में, कई सोपानों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं किन किन सोपानों में किया गया है। विभक्त किया जा सकता है, वही बात हुई, सोपानों में वर्गीकृत या विभक्त किया जा सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला सोपान है, प्रथम सोपान क्या है हमारा? प्रथम सोपान में हमने देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? वियना कांग्रेस निर्णयों के अनुसार इटली यूरोप की भौगोलिक इकाई बन गया। क्या बन गया? भौगोलिक इकाई बन गया। इटली जो है यूरोप की भौगोलिक इकाई बन गई। क्या बन गई? भौगोलिक इकाई। इटली के छोटे छोटे राज्यों, यहाँ पर छोटे छोटे, यहाँ पर 2 लिख दिया, इसका मतलब छोटे ये 2 बार है। उसके बाद राज्यों की जनता राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण होकर अपनी एकता और स्वतंत्रता की इच्छुक थी। अपनी क्या थी? एकता और स्वतंत्रता की इच्छुक थी। किंतु इटली के निरंकुश शासक अपनी सत्ता को त्यागने के लिए तैयार न थे। अपनी सत्ता, जो उनकी सरकार थी निरंकुश शासकों की, जो कि बहुत कठोर थे, क्रूर थे, उनकी जो सरकार थी वो अपनी सरकार को त्यागने के लिए मतलब तैयार नहीं थे। सत्ता को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि सिर्फ मैं ही राज करूं। उसके बाद देखिए क्या है? अतः इटली के देशभक्तों ने राष्ट्रीय एकीकरण का क्या किया? राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राष्ट्रीय एकीकरण का दोस्तों आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने आंदोलन प्रारंभ करते थे ना, उसी प्रकार इन लोगों ने भी इकट्ठे होकर एक गुट बनाई और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। एकीकरण का, राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन क्या किया? प्रारंभ कर दिया। राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो गया है द्वितीय सोपान में। क्या है द्वितीय सोपान में? देखिए क्या है द्वितीय सोपान में है। इस सोपान में गैरीबाल्डी और काबूर ने अथक प्रयत्न किए और इटली के एकीकरण को संभव बनाया। काबूर कट्टर देशभक्त था
होता है ना कि किसी किसी के अंदर देशभक्ति का जुनून इतने हद तक रहता है, इतनी ज़्यादा रहता है। आप देखते होंगे अपने देश के आर्मी, किसी किसी फौजी के अंदर देशभक्ति का जुनून कूट कूट कर भरा होता है। बस उसी प्रकार जो है हमारे काबूर जी के अंदर कट्टर देशभक्त थे, उनके अंदर देशभक्ति का जुनून कूट कूट कर भरा हुआ था। उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, काबूर ने क्रीमिया, यहाँ पर क्या लिखा है, क्रीमिया लिखा हुआ है, क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस तथा इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त की और नेपोलियन तृतीय के साथ 20 जुलाई 1858 ईस्वी को प्लोम्बियर्स का समझौता कर लिया। प्लोम्बियर्स का समझौता कर लिया, क्या किया दोस्तों, प्लोम्बियर का समझौता कर लिया। उसके बाद हम लोग 2 सोपान हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं 33 सोपान की ओर। किस सोपान की ओर, 33 सोपान की ओर। तीसरे सोपान में देखिए दोस्तों क्या बताया गया है। तीसरे सोपान में बताया गया है, इस सोपान में इटली के एकीकरण में मेस्सीनी तथा गैरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किए। सिसिली के विद्रोह में से लगभग लाभ उठाकर गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार प्राप्त कर लिया और रोम तथा वेनेसिया पर आक्रमण करने की योजना बनाई। क्या बनाई, आक्रमण यानी युद्ध करने की योजना बनाई। अटैक जिसे हम लोग कहते हैं, वो उसी को करने की इन्होंने योजना बनाई। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। और ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लेना दोस्तों। देखिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, भारत में महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों का वर्णन करो। अथवा मतलब कई तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने 2 प्रश्नों को एक साथ ले लिया है। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों तरीकों से लिख लिया है। दोस्तों ये प्रश्न लगातार 2013, 17 और 20 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड में एक अच्छे खासे नंबर पा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है, हम उत्तर क्या है। प्रश्न तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखिए पवन ऊर्जा, पहला जो हमारा पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या क्या लिखा है, भूतापीय ऊर्जा। और क्या है, जैव पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा। जैव पदार्थ जो खराब पदार्थ होते हैं ना, उन्हीं से प्राप्त ऊर्जा। और उसके बाद क्या है, कृषि अपशिष्टों एवं मानव मलमूत्र से प्राप्त ऊर्जा। कृषि से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो किसानों के मतलब कृषि कार्य करने से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे जो प्राप्त ऊर्जा, जैसे मान लीजिए आप पैरा हो गया, भूसा हो गया, इन सब चीज़ों से, कृषि अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा, इसी ऊर्जा को कहते हैं। मलमूत्र से प्राप्त ऊर्जा, उसके बाद लिखा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा संसाधन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद देखिए इन संसाधनों का विवरण निम्न है। इन संसाधनों का क्या है दोस्तों, विवरण जो है निम्न है। चलिए हम लोग विवरण देखते हैं। पहला सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का हम लोग विवरण करेंगे विस्तार से, आराम से देखते हैं क्या है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा सर्वोपरि है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। इसके लिए सूर्य प्रकाश में एक संयंत्र डिवाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, डिवाइस होता है छोटा सा, एक संयंत्र स्थापित कर दिया जाता है जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अपने आप में मतलब खुद के अंदर समाहित कर लेता है तथा उत्पादित सौर ऊर्जा का प्रयोग विभिन्न घरेलू कार्यों में किया जाता है। सौर ऊर्जा से हम लोग लाइट वगैरह जलाते नहीं, बोलते हैं सौर ऊर्जा लगवा लो, बिजली से अच्छा रहता है, वही सौर ऊर्जा है। वो सूर्य के प्रकाश द्वारा हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अगला है हमारा पवन ऊर्जा। क्या है, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा को चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। पवन ऊर्जा हमारा है, लिखा हुआ है नौ परिवहन का उपयोग प्राचीन काल में पवन के माध्यम से ही किया जाता था। पालदार नौकाएं होती हैं ना, नौकाएं ऐसे ही तो होती हैं, ये पालदार, इसी को कहते हैं पालदार, ऐसे होती हैं नौकाएं, नाव जो हमारी होती है, पालदार नौकाएं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
अतः जो शक्ति पवन संचालन से प्राप्त होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। हवा के जरिए जो शक्ति हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। नौकाओं में ऐसा बनाया जाता है ताकि वो डूबे ना, उस इसी आकार का। तो चलिए देखते हैं अगला हम लोग, अगला क्या है। अगला हमारा है ज्वारीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा। देखिए क्या है ज्वारीय ऊर्जा। भारत में समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर लंबी है। तटीय क्षेत्रों में ज्वार भाटे की प्रक्रिया द्वारा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन सुगमता से किया जा सकता है। यदि ज्वार उठने के समय किसी संयंत्र के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त कर ली जाए तो प्राप्त ऊर्जा का संपादन बहुत ही सस्ता पड़ता है। दोस्तों ज्वार भाटा क्या है आप लोग समझिए थोड़ा सा। जब समुद्र में लहरें अब तेजी से आती हैं और जाती हैं, बस इसी को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। पेपर में आ सकता है, आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेना। और दोस्तों देखिए अगला जो हमारा है, अगला क्या है। अगला है दोस्तों कृषि अपशिष्टों से प्राप्त ऊर्जा। मैंने अभी आपको बताया कृषि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। जो किसानों के द्वारा निकाले गए अपशिष्ट पदार्थ। जैसे हम लोग गेहूं बोते हैं तो गेहूं से अनाज को अलग कर लिया जाता है और जो गेहूं से भूसा निकलता है वो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है। वैसे काम में तो वो भी आ जाता है क्योंकि उसको जानवरों को दिया जाता है। तो देखिए क्या है अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा। वर्तमान में भारत में 506 से भी अधिक मिलें हैं गन्ने से चीनी का उत्पादन कर रही हैं, जिससे भारी मात्रा में खोई बेगस जिसे हम लोग कहते हैं की प्राप्ति होती है। अतः गन्ने के पेराई के समय इस खोई से 2000 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। देखिए खोई से भी हो गया और भूसा पैरा ये सब भी कृषि अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को आप आराम से लिख सकते हैं, बनाकर लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। और दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर जाइए और देखिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए, आप लोग देखिए और बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कीजिए। और दोस्तों आप लोग लगातार पढ़ाई कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अभी मेरा न्यू चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद फ्रेंड।